नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पर हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य चल रहा है। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हम लोग मुगल साम्राज्य का इंट्रोडक्शन, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और फिर हुमायूं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज, हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला बादशाह हुमायूं का पुत्र अकबर बना। तो आज हम लोग अकबर से ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने मुगल साम्राज्य का पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। गाइज, आप सभी जानते हैं कि मुगल बादशाह अकबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ उसे नोट ज़रूर करते जाइएगा। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। पहला बादशाह बाबर हुआ, दूसरा हुमायूं हुआ और तीसरा अकबर हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जब 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तब हुमायूं उस युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था और हुमायूं से शेरशाह सूरी ने सत्ता छीन ली थी और दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना हो गई थी और हुमायूं अपनी जान बचाकर ईरान भाग गया था। तभी 1542 में अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। अकबर के जन्म का ईयर और स्थान ध्यान रखिएगा। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था और अमरकोट पाकिस्तान में स्थित है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन अकबर की माता का क्या नाम था? तो अकबर की माता का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी और अकबर अपनी माँ को मरियम मकानी नाम से पुकारा करता था। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनने के चांस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अकबर की माँ का क्या नाम था, तो आपका आंसर रहेगा हमीदा बानो बेगम। अगला है हमीदा बानो बेगम का अन्य नाम क्या था, या अकबर अपनी माँ को किस नाम से पुकारते थे, तो आपका आंसर रहेगा मरियम मकानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन में अकबर का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अकबर का बचपन में नाम था जलाल। अकबर को बचपन में जलाल नाम से पुकारा जाता था। अब आगे बात की जाए तो अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में और कहाँ किया गया था? तो गाइज, ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की उम्र में हो गया था और अकबर का राज्याभिषेक दिल्ली या आगरा में नहीं बल्कि पंजाब के कलानौर नामक स्थान में किया गया था। देखिए, ये पॉइंट्स एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन में आगरा या दिल्ली ऑप्शन को चुन लेते हैं, लेकिन वो गलत है। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की उम्र में पंजाब के कलानौर नामक स्थान में हुआ था। क्लियर है ना? और फिर राज सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने क्या उपाधि धारण की? तो ये याद रखिएगा, राज सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की थी अकबर ने? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसमें आगे बात करें तो अकबर के गुरु और संरक्षक का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अकबर के गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ ईरानी और अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। एग्जाम में जब अकबर के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है तो काफी लोग बैरम खां ही आंसर कर देते हैं, बिकॉज बहुत ही कम लोगों को अकबर के गुरु का नाम पता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, अकबर के गुरु का नाम और संरक्षक का नाम दोनों ही बहुत अच्छे से याद रखने हैं और दोनों ही अलग हैं।
एक और बात, अकबर बैरम खां को किस नाम से पुकारा करता था? तो अकबर ने बैरम खां को क्या उपाधि दी थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि से नवाजा था। अकबर ने क्या उपाधि दी थी बैरम खां को? खान ए खाना। और अकबर बैरम खां को प्यार से खानी बाबा के नाम से पुकारा करता था। तो ये चीज भी आप लोगों को इसमें याद रखनी है। फिर गाइस 1556 में मुगलों और अफगानों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया और वो युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध। अब थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था और उस युद्ध का क्या परिणाम था? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, और पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। क्लियर है ना? चलिए अब वापस पानीपत के दूसरे युद्ध में आते हैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगलों और अफगानों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया और अफगान सेना का नेतृत्व हेमू ने किया। हेमू को हेमू विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है और हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। ये याद रखिएगा, हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। 1556 ईस्वी के पानीपत के द्वितीय युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई और हेमू इस युद्ध में मारा गया। तो गाइस 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध और 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध दोनों में ही मुगलों की विजय हुई थी। ठीक है, और फिर 1561 में जब बैरम खां मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तब बीच रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, इस पॉइंट से दो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है कि बैरम खां की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर है मुबारक खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बैरम खां की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो आपका आंसर है पाटन नामक स्थान पर, और पाटन गुजरात में है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने की थी और पाटन नामक स्थान पर की थी जब बैरम खां मक्का जा रहे थे। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अकबर ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। कई राजाओं ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ ने युद्ध के बाद। अब मैं जिस युद्ध के बारे में बताने जा रही हूं उसे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा युद्ध माना जाता है, इसलिए अब जो पॉइंट्स बताऊं आप उसे नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात की जाएगी हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और इसी के 20 साल के बाद में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। आगे बात करें तो ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के मध्य लड़ा गया। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। और अब हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम के विषय में बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी, लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप बहुत ही छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ लड़े, जबकि अकबर के पास काफी बड़ी सेना थी। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को हराने में अकबर के पसीने छूट गए। अब जो पॉइंट बता रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। और हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और इस वर्ष यानी कि 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की
480वीं जयंती मनाई गई है। आपके आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब आगे अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जो जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसका एक चार्ट आप सभी की स्क्रीन पर है, तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि उसे याद करने में आसानी रहे। देखिए, पहला है अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में किया। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। नेक्स्ट है 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर किसने समाप्त किया था, तो याद रखिएगा अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। नेक्स्ट है 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना की। नेक्स्ट है 1583 में अकबर ने इलाही संवत की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट है 1585 में अकबर ने राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित की। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित की थी, तो आपका आंसर रहेगा अकबर ने। तो गाइज, आप लोग इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से रट लीजिए, आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसी चार्ट से ही कवर हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें आगे बात करें तो आप लोगों ने दीन-ए इलाही धर्म का नाम ज़रूर सुना होगा। दीन-ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन-ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा 1582 में 1582 में शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है कि दीन-ए इलाही को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा कि दीन-ए इलाही को तौहीद-ए-इलाही नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम क्या था दीन-ए इलाही का? तौहीद-ए-इलाही। और गाइस, दीन-ए-इलाही धर्म में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मों का समावेश था। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रही हूँ वो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू व्यक्ति कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा बीरबल। दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल थे। और राजा बीरबल का वास्तविक नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राजा बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। और राजा बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। अब चलिए आगे बात करें तो बीरबल को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थीं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो बीरबल की उपाधि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो याद रखिएगा इनकी उपाधियां थीं कविप्रिय या कविराज की। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कविराज या कविप्रिय कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा बीरबल को। ठीक है। और एक और चीज, एक अन्य रचनाकार है नरहरि, काफी प्रसिद्ध रचनाकार है ये। तो अकबर ने नरहरि को महापात्र की उपाधि से नवाजा था। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अकबर ने नरहरि को महापात्र की उपाधि से नवाजा था। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाने में माहिर था? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाने में माहिर था। कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर था अकबर? नगाड़ा। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन कौन शामिल था? अब जो मैं 9 नाम बताने जा रही हूं उसे आप लोग नोट कर लीजिए।
और याद भी कर लीजिए। पहला है अबुल फजल। अकबर के 9 रत्नों में जो 9 नाम हैं वो बता रही हूं मैं। पहला है अबुल फजल, दूसरा है टोडरमल, तीसरा है मान सिंह, चौथा बीरबल, पांचवा तानसेन, छठा अब्दुल रहीम खाने खाना, सातवां फैजी, आठवां मुल्ला दो प्याजा और लास्ट नवा है हकीम हुमाम। तो ये सभी 9 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। और अकबर के दरबार के इन 9 रत्नों से रिलेटेड अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं और आगे बन भी सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले अबुल फजल की बात की जाए तो अबुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार और सचिव था। ठीक है, अबुल फजल की 2 प्रमुख रचनाएं हैं और ये रचनाएं अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अबुल फजल की 2 प्रमुख रचनाएं, पहली है अकबरनामा और दूसरी है आईने अकबरी। और आईने अकबरी अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसका भाग है, तो आपका आंसर रहेगा अकबरनामा का। और आईने अकबरी और अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो ये याद रखिएगा अबुल फजल। इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला नवरत्न है टोडरमल। तो अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल क्या कार्य करते थे, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। तो आपका आंसर रहेगा अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल दीवान तथा भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करते थे। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। क्या था? राम तनु पांडे। तानसेन एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। और गाइज एक बहुत ही प्रसिद्ध राग है मियाँ की मल्हार। तो मियाँ की मल्हार राग तानसेन ने ही बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसे। एक और पॉइंट है, तानसेन ध्रुपद गायन में माहिर थे। ये वर्ड याद रखिएगा आप लोग, ध्रुपद गायन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने तानसेन को क्या उपाधि प्रदान की थी। आपका आंसर हो जाएगा कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास उपाधि से नवाजा था। अब आगे तानसेन की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन्हें भी नोट कर लीजिए। पहली है मियाँ की टोढ़ी, अगली है मियाँ का मल्हार और नेक्स्ट है दरबारी कान्हरा और नेक्स्ट है मियाँ का सारंग। ये सारी कृतियां तानसेन की हैं, इन्हें आपको याद रखना है। मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा। तो इन 4 कृतियों के नाम याद रखिएगा, बस इतने से आप लोगों का काम हो जाएगा। नेक्स्ट है नवरत्न है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे, तो ये बैरम खां के पुत्र थे और इनका पालन पोषण अकबर ने ही अपने पुत्र के समान किया था। तो गाइस बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने ही किया था। और जब बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में हो गया तब बाबरनामा का नाम तुझके बाबरी हो गया। ठीक है, तो तुझके बाबरी के रचयिता कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये चीज मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में भी बताई थी, याद रखिएगा। गाइस अकबर ने रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो आपका आंसर रहेगा किससे कराया था, तो फैजी और मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी से। ठीक है, अकबर के कहने पर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी ने रामायण और महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया था।
अब देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ तब उसका नाम रजमनामा रखा गया। ठीक है, रजमनामा रखा गया। जब महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हो गया तब उसका नाम बदलकर रजमनामा रखा गया, और रजमनामा का अर्थ है युद्धों की पुस्तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब, किसने और क्यों कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, और बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब आगे बात करें तो बुलंद दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। तो गाइज एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो आपका आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात करें तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, याद रखिएगा। अब गाइज अब लास्ट में मैं जो 2 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। 2 बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, पहले हैं अब्दुस समद और दूसरे हैं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। गाइज ये दोनों चित्रकारों को अकबर ने उपाधियों से नवाजा था, और वो दोनों उपाधियाँ कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। अब्दुस समद को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि से नवाजा था। क्या थी उपाधि? शीरी कलम। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि से नवाजा था। तो इन दोनों को याद रखिएगा, शीरी कलम की उपाधि से अकबर ने अब्दुस समद को नवाजा था, और जड़ी कलम की उपाधि से अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को नवाजा था। ये आपको याद रखना है। और फिर 1605 में बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। तो गाइस अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1605 तक। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल वंश का अगला बादशाह बना। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था। तो गाइज अकबर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट करा दिए हैं, इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।